अभी देखेंगे हम लिंग अनुपात, जनसंख्या की संरचना, लिंग अनुपात। अभी जनसंख्या की जो संरचना है भारत और ब्राज़ील की, वह लिंग अनुपात, आयु लिंग पिरामिड, जनसंख्या वृद्धि की दर, औसत जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर, इन सभी पर निर्भर करता है। तो इसमें से सबसे फर्स्ट हम देखेंगे लिंग अनुपात। अब यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं यह रेखालेख क्या दर्शाता है। अब यह रेखालेख है, यह जो है भारत और ब्राज़ील दोनों का रेखालेख है। तो यह क्या दर्शाता है? अब यह क्या दर्शा रहा है रेखालेख, हमको किसके बारे में जानकारी दे रहा है? ये सब ग्राफ रीडिंग के क्वेश्चन है। ग्राफ रीडिंग में आपको 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह रेखालेख हमको लिंग अनुपात दर्शा रहा है। अब इस रेखालेख में किसके बारे में बताया गया है, किस देश के लिंग अनुपात के बारे में बताया गया है? तो कौन कौन से देशों के लिंग अनुपात है यहाँ पर? भारत और ब्राज़ील, 2 देशों के लिंग अनुपात के बारे में बताया गया है। अब आपके मन में बार बार आ रहा होगा कि ये लिंग अनुपात क्या है, ये लिंग अनुपात क्या होता है? तो ध्यान रखिए, ये इसकी परिभाषा हो गई कि लिंग अनुपात का मतलब है किसी प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या। इट मीन्स 1000 पुरुष अगर हैं तो उसमें स्त्रियों की संख्या कितनी है, उसको लिंग अनुपात कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे ये सारे स्त्रियों की संख्या दी गई है और ये एक निर्धारण आपको दिया गया है कि लिंग अनुपात जब भी निकालना है वह 1000 में निकालना है, 1000 पुरुषों की संख्या में निकालना है। तब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है भारत का अगर आप देखते हो तो भारत के लिंग अनुपात जो है उसमें 2011 के अनुसार 947 स्त्रियों की संख्या थी। 947 स्त्रियों की संख्या जो है वह मानी गई थी, मानक के रूप में थी। यहाँ पे आप देख रहे हो 947 इसलिए कहा गया, ये 2011 की जनगणना है और यहाँ पे 40 के ऊपर आपको थोड़ा सा ये लाइन दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे हो गया 947। अब अगर हम यहीं पे ब्राज़ील की बात करते हैं तो ब्राज़ील में अगर आप देखते हो कि यहाँ पे 2011 दिया गया है, लेकिन यहाँ की जनगणना जो है ब्राज़ील की 2010 में की गई थी और 10 के अनुसार अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये आपको 1080 दिख रहा है, तो 1080 से थोड़ा ऊपर है तो 1090 लगभग लिंग अनुपात जो है यहाँ पे जनगणना के अनुसार 1090 स्त्रियों की संख्या थी। ये खाली स्त्रियों की संख्या दर्शा रहा है। दूसरा जो है, जैसे अब यहाँ पे भौगोलिक स्पष्टीकरण हम देखते हैं, दोनों देशों के संदर्भ में पिछले कई दशकों से ब्राज़ील में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। 1000 तो एक मानक स्वरूप है, लेकिन वह 1000 से अधिक स्त्रियों की संख्या है, मतलब पुरुषों की अपेक्षा ब्राज़ील में स्त्रियों की संख्या अधिक है और हमारे भारत देश में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों का जो है पुरुष अधिक है। ब्राज़ील में वर्ष 2001 के पश्चात स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की अपेक्षा उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अगर 2001 देखेंगे तो यहाँ पर 2001 में लगभग 1010 लगभग जनसंख्या जो थी 1010 थी, लेकिन यह जनसंख्या 2010 के जाते जाते 2011 के जाते जाते लगभग 1090 तक पहुंच गई। इट मीन्स यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। भारत में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक है। मतलब भारत जो है हमारा, आपको पता ही है कि भारत जो है पुरुष प्रधान देश के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक है। भारत में कई दशकों से लिंग अनुपात में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, लेकिन 1991 के पश्चात लिंग अनुपात में सुधार हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमारे जो है भारत और ब्राज़ील का लिंग अनुपात है। अब हम दूसरा देखते हैं आयु लिंग पिरामिड। अब आयु लिंग पिरामिड, ये पिरामिड की तरह दिख रहा है, इसलिए यह क्या है, आयु लिंग पिरामिड है। ये भारत का आयु लिंग पिरामिड है और ये ब्राज़ील का आयु लिंग पिरामिड है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है
यह आलेख कुछ भिन्न लग रहा है। तो इसने जवाब दिया हाँ, यह जनसंख्या का लिंग और आयु दिखाने वाला आलेख है। मतलब इसमें हमको क्या पता चल रहा है कि जनसंख्या का लिंग कौन सा है, स्त्री या पुरुष। यहाँ पे दिख रहा है आपको स्त्री पुरुष, तो स्त्री पुरुष और उनकी आयु को दिखाने वाला आलेख। अब इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? किसी प्रदेश की जनसंख्या का लिंग एवं आयु के संदर्भ में, जब हमें लिंग अर्थात वह स्त्री है कि पुरुष है और उसकी आयु कितनी है उसके बारे में जब हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है तो इस आलेख का इस्तेमाल उपयोग किया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं आयु लिंग पिरामिड। इसका अर्थ है कि हम देश के विभिन्न आयु समूहों में स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या और प्रतिशत जान सकते हैं कि कहाँ पर स्त्रियों की संख्या अधिक है, कहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक है, कहाँ पर लड़कियों की संख्या अधिक है और कहाँ पर लड़कों की संख्या अधिक है, कहाँ पर वृद्ध अधिक हैं। तो इस तरह से हम उनके आयु के अनुसार उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि देश में बच्चे, युवा और वृद्धों का अनुपात कितना है। ये सभी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं और उपरोक्त आलेख से यह पता चलता है कि दोनों देशों में युवाओं की संख्या अधिक है, किंतु भारत में ब्राज़ील की अपेक्षा बच्चों का प्रतिशत अधिक है। मतलब भारत में जो है वह बच्चे अधिक हैं, जबकि ब्राज़ील में 80 वर्ष की आयु वाले लोगों का प्रतिशत जो है भारत की तुलना में अधिक है। मतलब ब्राज़ील में वृद्ध लोग जो हैं वो अधिक हैं और भारत में युवा अधिक हैं, बच्चे अधिक हैं। इसी कारण तो भारत को युवा देश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर युवा और बच्चे जो हैं उनकी संख्या अधिक है। अब हम देखते हैं भौगोलिक स्पष्टीकरण कि जनसंख्या की आयु संरचना के अनुसार ब्राज़ील की जनसंख्या वृद्धत्व की ओर झुक रही है। यहाँ पे वृद्ध जो हैं वह उनकी संख्या अधिक है, किंतु ऐसी परिस्थिति भारत में अभी नहीं आई है और भारत में युवाओं का प्रमाण अधिक है। इसका अर्थ है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या जो है वह अधिक है। तो इससे आयु लिंग पिरामिड से इसके बारे में पता चलता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जनसंख्या वृद्धि की दर। अब देखेंगे कि ये जनसंख्या वृद्धि क्या है और किसे कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि जो है यह, अब इस पर भी आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं इस ग्राफ पे कि यह आलेख क्या दर्शाता है। तो यह आलेख जो है भारत और ब्राज़ील की जनसंख्या वृद्धि की दर दर्शाता है। अब हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि का दर जो है वो क्या कहते हैं कि यह आलेख ब्राज़ील और भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर दर्शा रहा है। फिर वक्र नीचे, इसने पूछा कि वक्र जो है वह नीचे की ओर झुका जा रहा है, ऐसा कैसे। तो उसने क्या कहा, भले ही यह वक्र नीचे की ओर झुका हुआ है तब भी इसका अर्थ यह नहीं कि जनसंख्या कम हो रहा है। यह हमें जनसंख्या कम होने के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि जनसंख्या की दर के बारे में बता रहा है कि किस तरह से जनसंख्या दर में वृद्धि हो रही है या कमी आई है। इसका अर्थ है कि पहले के दशक की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि की दर कम हो रही है। जनसंख्या का प्रतिशत जो है वह कम हो रहा है, वह उसके बारे में हमें जानकारी देता है। अब देखेंगे हम, जैसे ब्राज़ील में जनसंख्या वृद्धि की दर काफ़ी कम हो गई है। यहाँ पे दर जो है ब्राज़ील का अगर आप देखते हो तो यह ब्राज़ील है। तो पहले की अपेक्षा इसमें 1960 में जनसंख्या में अधिक रूप से वृद्धि हुई, लेकिन 2001 तक आने तक यहाँ पर दर जो है, प्रतिशत जो है वह कम हुआ है। जैसे पहले लोगों को 8-8, 10-10 बच्चे होते थे तो उससे जनसंख्या की वृद्धि की दर बढ़ती थी। अब लोगों को 1-1, 2-2 बच्चे पालने भी मुश्किल होते हैं, तो ये जनसंख्या वृद्धि का दर जो है वह कम कर रहा है। तो भारत में ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है। 2001 से 2011 के दशक में अगर भारत की बात करते हैं तो 18 करोड़ की वृद्धि हुई है।
भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर 1971 तक अधिक थी। अगर आप भारत में 1971 के देखते हो तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दर जो है वह अधिक है, किंतु जैसे जैसे आगे हम जाते गए तो 2001 के बाद जनसंख्या वृद्धि की दर जो है वह कम होती गई। तो भारत में जनसंख्या की वृद्धि की दर में कमी आ रही है, स्थिर हो गया। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि की दर कम हो रही है परंतु जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ेगी लेकिन उसका दर जो है वह कम हो रहा है। ब्राज़ील के आलेख का निरीक्षण करने पर यह समझ में आता है कि वृद्धि की दर कम हो रही है और आने वाले दो दशकों में ब्राज़ील की जनसंख्या में वृद्धि होने की संभावना कम है। तो इस तरह से अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि ब्राज़ील की जनसंख्या कम हो रही है, तो यहाँ पे क्या कहा गया? नहीं, इसका अर्थ है कि जनसंख्या की वृद्धि कम गति से हो रही है। ये नहीं कि जनसंख्या कम हो गई, जनसंख्या कम नहीं हुई है। जो वृद्धि हो रही है वह कम गति से, धीरे गति से हो रही है। वक्र की प्रवृत्ति ऐसा कह सकते हैं कि निकट भविष्य में ब्राज़ील की जनसंख्या में वृद्धि बहुत ही धीमी गति से होगी। तो इस तरह से ये हमारी हो गई ब्राज़ील की जनसंख्या वृद्धि की दर। अब हम अगला देखेंगे औसत जीवन प्रत्याशा। अब औसत जीवन प्रत्याशा इस आलेख से संबंधित क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यह जो है क्या दर्शा रहा है आलेख, तो यह हमें भारत और ब्राज़ील की औसत जीवन प्रत्याशा दर्शा रहा है। अब औसत जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या है? तो अब यहाँ पे देखते हैं कि औसत जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या है। किसी देश में जन्मा व्यक्ति औसत रूप से कितने वर्ष जी सकता है, कितने वर्ष तक जीता है, उसे कहते हैं औसत जीवन प्रत्याशा। जैसे भारत में अगर आप देखते हो तो लगभग 68 वर्ष तक व्यक्ति जिंदा रहता है, तो ये हमारे भारत की औसत जीवन प्रत्याशा होगी। अगर ब्राज़ील की देखते हैं तो ब्राज़ील में लगभग 75 वर्ष तक व्यक्ति जीता है, तो यह हो गई ब्राज़ील की औसत जीवन प्रत्याशा। तो किसी देश की औसत जीवन प्रत्याशा में हुई वृद्धि सामाजिक प्रगति का महत्वपूर्ण लक्षण है। अगर औसत जीवन प्रत्याशा अर्थात आयु जो है, जीने की आयु अधिक है, तो इसका मतलब वहाँ पे व्यक्ति की जो है सामाजिक स्थिति, सामाजिक प्रगति जो है वह अच्छी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का बढ़ना वो बताता है कि वहाँ पे उस देश में स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति की है और पौष्टिक आहार जो है उनको मिलता है, जिसके कारण जीवन प्रत्याशा बढ़ती है। तो ये सब चीज़ें जो है सामाजिक प्रगति की ओर इशारा करती हैं। विकासशील देशों में अभी भी औसत प्रत्याशा कम है, परंतु सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ साथ धीरे धीरे उसमें सुधार किया जा रहा है। अब अगला हम देखते हैं भारत का और ब्राज़ील का साक्षरता का प्रमाण। तो यह जो आलेख है यह हमें भारत और ब्राज़ील के साक्षरता की तरफ इशारा करता है। साक्षरता अर्थात कितने शिक्षित हैं। तो अगर 2016 के अनुसार अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो लगभग यहाँ पे 92.6% जनसंख्या जो थी वह शिक्षित थी, और अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर 72.2% जनसंख्या शिक्षित थी। अर्थात ब्राज़ील में शिक्षा का प्रमाण भारत की अपेक्षा अधिक है और भारत में शिक्षा का प्रमाण कम है। तो इस तरह से यह जो है हम भारत और ब्राज़ील के बारे में साक्षरता प्रमाण के बारे में अध्ययन किया। भारत में जनगणना कार्यालय द्वारा जो है हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। उसी प्रकार ब्राज़ील में जिसे हम IGBE यानी ब्राज़ीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिक्स द्वारा 10 वर्षों के जनगणना कराई जाती है, और दोनों देशों में पहला जनगणना का सर्वेक्षण जो है 1872 में ही हुआ था। भारत में जनगणना का दशक अगर प्रारंभ में हुआ तो जैसे 1961 में, फिर 1971 में, इस तरह से होता है, और ब्राज़ील में पहले ही हो जाता है। इट मीन्स 1960 से लेकर 1970 इस तरह से 10 वर्ष माने जाते हैं।